Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start our 36th lecture in the geography series. In the last lecture, we covered the agricultural aspects in geography, about the agricultural patterns and allied activities, everything. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसोर्स से रिलेटेड ज्योग्राफी में। जैसे कि आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में बताए थे कि एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने बताया था कि रिसोर्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, नेचुरल रिसोर्स खासकर। उसके बाद हमें इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना होता है। तो दो मेजर पार्ट जो रह गए ज्योग्राफी में हमारे इस सीरीज में, वो रिसोर्स और इंडस्ट्रीज हो गए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्स ज्योग्राफी से, राइट। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हमारे आज के लेक्चर के नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, रिसोर्स की जब हम बात करते हैं, खासकर नेचुरल रिसोर्स की, तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो कि हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं रिसोर्स को, और एक अपने कंट्री इंडिया के लेवल पे देखते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिसोर्स ज्योग्राफी में एज ए स्टूडेंट ऑफ जनरल स्टडीज हमें क्या देखना होता है, क्या रिसोर्स ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। वैसे तो कॉन्सेप्ट्स काफी डीप हैं रिसोर्स ज्योग्राफी में, बहुत सारे थियरीज भी हैं, बट हमें उसके अंदर नहीं जाने हैं। हम जनरल स्टडीज के पर्पज से देख रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर आप रिसोर्स की बात करोगे तो देयर आर एबंडेंस ऑफ रिसोर्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। और जब हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो इतने सारे कंट्रीज हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक रिसोर्स को हम हर एक कंट्री में पढ़ेंगे कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। नो, हमें बेसिकली मेन रिसोर्स को देखना है, और उसके कुछ जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं उन रिसोर्सेस के, उनके बारे में हमें देखने हैं। तो एक तरह से रिसोर्स ज्योग्राफी में हम काफी ऊपर देखेंगे जब हम वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। उससे ज्यादा डीप में जाने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है आपको बहुत ज्यादा। और बेसिकली रिसोर्स जो एक हमारा कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिसोर्सेस है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन ओर हो गया, जिसके बारे में चाहे जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं सैकड़ों सालों से, तो उन सब रिसोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी के पैटर्न को अगर देखें तो हमें ज्यादा फोकस करना है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू रिसोर्सेस, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स हो गया, जैसे कि सेल गैस हो गया, जैसे कि ओशन मीथेन हाइड्रेट हो गया। ये सब कुछ नए रिसोर्सेस हैं जो हमें फ्यूचर में हमें हमारे नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो ऐसे रिसोर्स पे हमें फोकस करने के लिए टाइम निकालना है। इसलिए हम जो कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं, कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके ग्लोबल लेवल पे जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि हम क्या करेंगे, किस एक्सटेंट तक रिसोर्स को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में जनरल स्टडीज के लिए। तो बेसिकली हमें जो मेन पॉइंट्स, मेन कंपोनेंट्स जो हर नेचुरल रिसोर्स के लिए डिस्कस करने हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, हम किसे रिसोर्स बोलेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, किस तरह के रिसोर्स होते हैं। फिर हम देखेंगे उनके क्लासिफिकेशन को, कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है रिसोर्स का। उसके बाद धीरे धीरे हर रिसोर्स का हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वर्ल्ड में मेजर कौन कौन से रीजन्स हैं जहां उन सारे रिसोर्सेस को प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है वन बाय वन फॉर ऑल द रिसोर्सेस। तो देखो, मेजर हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है, पहले ये हमें समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, किन किन भागों में, ये हमें देखना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मिनरल रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड, जो भी मिनरल रिसोर्सेस हैं हमारे वर्ल्ड में, उनके बारे में देखेंगे। और लास्टली एनर्जी रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो इन चार जो टॉपिक्स हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं, यही मेजर आज के डिस्कशन के कंपोनेंट्स होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से, कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। देखो, रिसोर्स कैन बी नेचुरल, रिसोर्स कैन बी मैनमेड, ठीक। अब ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल वर्ड अगर यूज हो गया, इसका मतलब कि नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए। कोई भी मटेरियल, कोई भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस रिसोर्स तब कहलाता है जब वह तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस के लिए, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस को नेचुरल रिसोर्स का स्टेटस का दर्जा हम तब दे सकते हैं जब वह तीन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन क्या होता है कि वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। मींस कि देयर मस्ट बी सम यूटिलिटी टू दैट सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस नेचुरली ऑकरिंग है, अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए, अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वी कैन नॉट कॉल इट अ रिसोर्स। समझ में आ रही बात है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी यूटिलिटी।
the first conditions for any naturally occurring substance to be called resource is the utility to mankind. क्या होता है? यूटिलिटी टू मैनकाइंड, हमारे लिए एक उपयोगिता होनी चाहिए इसकी, ये सबसे पहला कंडीशन होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। एक्सेसिबिलिटी यानी कि हम इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम कैपेबल होने चाहिए कि इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। अब जैसा बोलते हैं कि हिमालय इतना बड़ा माउंटेन है, उसके नीचे ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स है, मतलब बहुत सारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर दबा हुआ है। क्रूड ऑयल हमारे लिए यूटिलिटी की चीज है, मगर उस क्रूड ऑयल को जो हिमालय माउंटेन के नीचे जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, हम लोग वहां से ड्रिल करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ह्यूज मास ऑफ लैंड वहां पे उसके ऊपर पड़ा हुआ है हिमालयस। तो एक्सेसिबिलिटी आपकी सेकंड होती है। अब अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे बहुत सारे ह्यूज रिसोर्स बोलते हैं कि है, मगर वो अभी हमारे लिए रिसोर्स नहीं है क्योंकि अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, अभी हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी। इकोनॉमिक वायबिलिटी, अगर किसी भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। समझ में आ रही बात है? ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेशन लेवल पे एक्सेसिबल हैं हमारे लिए, मतलब हम उनको रिसोर्स को यूज कर सकते हैं बट जस्ट एज ए रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इकोनॉमिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वायबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन विल बी मोर देन द एक्चुअल नीड दैट दे विल फुलफिल। समझ में आ रही बात है? तो उनसे जो बेनिफिट होगी अगर उससे ज्यादा उनके एक्सट्रैक्शन में हमारी कॉस्ट लग जाए तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, और जब इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा। तो यूटिलिटी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए। ऊपर से आज का जो हमारा सोसाइटी है उसमें एक और टर्म जोड़ देता है जिसे बोलते हैं हम कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि हम कोई भी रिसोर्स को, किसी भी चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हुआ। अब जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, मीट हो गया, ठीक, तो ये मटन मीट ये हमारे लिए एक फूड रिसोर्स हुए हैं, मगर ह्यूमन हमारे लिए फूड रिसोर्स नहीं हुआ क्योंकि कल्चरली ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इंसान को मार के खा जाओ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपका पेट तो इंसान को भी मार के खाओगे तो भरेगा, वो भी आपके यूटिलिटी का है, लेकिन ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए कोई भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस को यूटिलाइज करने के लिए, तब जाके वो रिसोर्स कहलाएगा आपका। राइट, तो इस तरीके से आपका ये होता है। तो ये नेचुरल रिसोर्स का मतलब हुआ। अब रिसोर्स जो अक्सर आप सुनते हैं रिसोर्स रिसोर्स, तो आपसे पूछा जाए कि क्या है एक्चुअली में रिसोर्स, तो साइंटिफिकली एक लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों चीजों का आप नाम जरूर देंगे कि कोई भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस which is having utility to mankind and which is accessible, economically viable and culturally acceptable, then it will be called resource, natural resource। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जैसे कि कोल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गया, ये सारे हमारे लिए रिसोर्स हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कि रिसोर्स का कंसेप्ट जो है क्या होता है। रिसोर्स का कंसेप्ट, नेचुरल रिसोर्स हो गया, किसे बोलते हैं ये समझ में आ गई। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसोर्स के। जैसे रिसोर्स जो होता है ये मटेरियल और टेंजिबल होता है हमेशा। रिसोर्स मस्ट बी मटेरियल और टेंजिबल, मतलब कि कोई आइडियाज अगर आपके दिमाग में आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो दैट इज नॉट रिसोर्स। रिसोर्स जो है वो टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए नेचर में, चाहे वो आपका वाटर हो, एयर हो, फूड रिसोर्स हो, मिनरल रिसोर्स हो, देयर मस्ट बी टेंजिबिलिटी। इनटेंजिबल थिंग्स आर नॉट रिसोर्स। राइट, मतलब कोई आपका अगर सपोज इंस्टिंक्ट है, कुछ आपका कल्चर है, तो दैट इज नॉट रिसोर्स इन इटसेल्फ। राइट, वो एक रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हो सकता है। कोई आइडिया आ गया, कोई इनोवेशन आ गया, कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो दैट विल मेक अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस एज ए रिसोर्स, बट दैट इज नॉट रिसोर्स इन इटसेल्फ। नेचुरल रिसोर्स अपने आप में नहीं है, तो वो टेंजिबल होता है नेचुरल रिसोर्स। अब दूसरा एक है रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स इज ए फंक्शनल कंसेप्ट। रिसोर्स एक फंक्शनल कंसेप्ट होता है। ये जिमरमैन ने ये बात कही थी। जिमरमैन एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने बोला था कि रिसोर्स इज ए फंक्शनल कंसेप्ट। ये फंक्शनल कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ?
फंक्शनल कंसेप्ट का मतलब होता है कि कोई नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस रिसोर्स है कि नहीं है, उसके फंक्शन पे, उसके पर्पस पे डिटरमाइन होगा। वो अगर मैनकाइंड को के नीड्स को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। कल को अगर हमको उसकी जरूरत नहीं पड़े अपने यूटिलिटी के लिए, अपने फायदे के लिए, तो हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं रह जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस हमेशा के लिए रिसोर्स नहीं रह सकता है, वो कभी किसी समय में रिसोर्स होगा और हो सकता है कि किसी पास्ट में या फ्यूचर में वो रिसोर्स ना भी हो। जैसे कि पेट्रोलियम पहले भी था, कोल पहले भी था, लेकिन जब इंसान जो है पेट्रोलियम और कोल को यूटिलाइज करना नहीं जानता था, इंसान को यह नहीं पता था कि ये सारी चीजें हमारे काम की हैं, तब वो रिसोर्स नहीं थे हमारे लिए। कल को सपोज मान लो कि कोई नया रिसोर्स आ जाए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए और हमें अब जरूरत ना हो पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम अब हमारे लिए किसी काम का नहीं हो गया, तो पेट्रोलियम जो आज हमारा एक की नेचुरल रिसोर्स है, कल जो है हमारे लिए इट विल नॉट रिमेन अ रिसोर्स। तो इसलिए बोलते हैं कि फंक्शनल कंसेप्ट होना चाहिए, उसका क्या रोल है मैनकाइंड के लिए यह डिसाइड करेगा कि वो रिसोर्स है कि नहीं है। तीसरा कि डायनेमिक कंसेप्ट होता है। ये डायनेमिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि रिसोर्स जो है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि आप सपोज ओशन मीथेन हाइड्रेट हो गया, एक ओशन मीथेन हाइड्रेट इज गोइंग टू बी अ न्यू नेचुरल रिसोर्स दैट विल रिवोल्यूशनाइज। तो ओशन मीथेन हाइड्रेट्स एक्चुअली क्या होता है कि फ्रोजन फॉर्म में मीथेन होता है जो ओशंस के सेल्फ पे, बॉटम पे पाया जाता है। तो जब तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। लेकिन अब हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो वो एक हमारे लिए रिसोर्स बनता हुआ जा रहा है। तो रिसोर्स एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है जो चेंज होता रहता है, और चेंज किसके बेसिस पे होता है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द मैनकाइंड। मैनकाइंड का जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा उस बेसिस पे जो आज हमारे लिए रिसोर्स नहीं है वो भी रिसोर्स हो जाएगा कल को। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक कंसेप्ट। ये दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा का डिफरेंस है, आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें जो है रिसोर्स का मतलब होता है। समझ में आ रही बात है? तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, कौन कौन से कंसेप्ट उसको क्या बोलते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को हम क्लासिफाई करेंगे। अब नेचुरल रिसोर्स को किन किन भागों में क्लासिफाई करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब देखो, क्लासिफाई करना है तो हमें पहले बेसिस डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स को क्लासिफाई करने का देर आर डिफरेंट बेसिस है रिसोर्स को क्लासिफाई करने का। जैसे कि हमारा जो है एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी, मतलब कब तक हमारे पास वो रिसोर्स रहेगा, इसके बेसिस पे भी रिसोर्स को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। मतलब कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि हमारे लिए अनंत काल तक रहेगा, दैट विल नॉट एग्जॉस्ट, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इटर्नल है। तो उस कंडीशन को, उस रिसोर्स को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। बेस्ट एग्जांपल आपका सनलाइट। सन जब तक अर्थ है तब तक सन है, तो सनलाइट आपको हमेशा मिलेगी। आज से करोड़ों साल बाद आप कितना भी यूज कर लो सनलाइट को, यू कैन नॉट कॉज द डिप्लीशन ऑफ सनलाइट अनटिल एंड अनलेस जो है पूरी तरह से कोई यूनिवर्स में ही कोई बड़ा चेंज ना आ जाए। अदरवाइज मैन, इंसान के बस में नहीं है कि उसको ओवर यूज करके हम इसको डिप्लीट कर दें। तो इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। एयर है, रॉक्स है, ये सारी चीजें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। दूसरा जो है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, मतलब कि ये खत्म हो सकता है, राइट। ये जो प्रेजेंट है अभी, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द प्रेजेंट टाइम में जो ये अवेलेबल है रिसोर्स, ये खत्म हो सकता है, डिप्लीट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी दो तरह के होते हैं। एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो डिप्लीट होने के बाद रिप्लेनिश भी हो सकता है, रिन्यू भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यू हो सकता है, रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और एक होता है कि एक बार अगर आपके अर्थ सिस्टम से खत्म हो गया तो यू कैनॉट रिन्यू, आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं उसको, या फिर अगर रिन्यू होगा भी तो ये इनफाइनाइट, इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए कि यू कैनॉट कंसीडर इट एज ए रिन्यूएबल। तो उस तरह के रिसोर्स को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में आपका सोयल आ जाएगा और वेजिटेशन आ जाएगा। पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे काटना गलत है, बट पेड़ पौधे दोबारा उगाए जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके वेजिटेशन, जो है रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है।
अगर आप काटते जाओगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फिर से उग जाता है। फॉरेस्टों ने एफॉरेस्टेशन हम पॉलिसी क्यों चला रहे हैं? जो फॉरेस्ट को हमने काट दिया है, वेजिटेशन को साफ कर दिया है, उसको हम रिन्यू करने के लिए एफॉरेस्टेशन पॉलिसी चलाते हैं। तो ये जो है रिन्यूएबल है। सॉइल भी एक तरह का रिन्यूएबल होता है, बट ये भी एक लंबा समय लगता है सॉइल को भी रिन्यू होने में, इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन ये सब जो है हम रिक्लेमेशन करते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको कि आप एक बार खत्म हो गया तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते हो, जैसे कि मिनरल्स, आयरन और ले लो। आयरन जो है एक लिमिटेड अमाउंट पे इस अर्थ में है, लिमिटेड अमाउंट में है इस अर्थ पे। अगर वो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ आयरन है, अगर वो खत्म हो गया इस अर्थ से, तो यू कैन नॉट मेक आयरन। आयरन को आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये प्लांट की तरह नहीं है कि फिर से आप बीज बोए और उग गए। तो ये मिनरल्स, पेट्रोलियम, कोल, ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। वैसे कोल जो है सबडक्शन ऑफ डेंस फॉरेस्ट से बनता है, तो हजारों लाखों मिलियन ईयर्स बाद कोल भी फिर बन सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबडक्शन होगा, तो सबडक्शन होगा कि नहीं होगा, और सबडक्शन होने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे कोल बनने में। तो ये इतना बड़ा टाइम है ना कि यू कैन नॉट कंसीडर इट एज ए रिन्यूएबल, इसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाता है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि उसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ अवेलेबिलिटी कितनी होगी, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्स। अब ओरिजिन ऑफ रिसोर्स के बेसिस पे भी हम रिसोर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। ओरिजिन ऑफ मतलब कि कैसे डिराइव्ड है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है कोई रिसोर्स, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस अगर किसी लिविंग बीइंग से बना है, तो उसे बोलते हैं हम बायोटिक रिसोर्स। और वो लिविंग बीइंग से नहीं बना है, कोई रोल नहीं है लिविंग बीइंग्स का, पास्ट फोसिल्स या पास्ट ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल नहीं है उसके बनने में, तो उसे बोलते हैं एबायोटिक। अब बायोटिक रिसोर्स भी आप अलग अलग तरह का बांट सकते हो, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, राइट। लिविंग या नॉन लिविंग, बायोटिक में भी रिसोर्स में देखोगे तो एक आपका हो जाएगा लिविंग रिसोर्स जो अभी जिंदा है, जैसे कि लाइव स्टॉक रिसोर्स, ठीक है, एनिमल रिसोर्स, तो ये क्या है, लिविंग रिसोर्स हो जाएगा, ठीक। प्लांट रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, ये सब लिविंग में हो जाएंगे। और एक होता है कि आप नॉन लिविंग है, मतलब कि ये ऑर्गेनिकली इवॉल्व है, ऑर्गेनिकली डिराइव्ड है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। जैसे कि आपको पेट्रोल हो गया, कोल हो गया। ये पेट्रोल और कोल कैसे बने हैं? कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन की वजह से बने हैं, मेटामॉर्फिज्म की वजह से बने हैं। जैसे कोल हो गया, कोल जो है वो डेंस फॉरेस्ट के सबडक्शन से बना है। उसी तरह से पेट्रोलियम कैसे बना है, मैरीन ऑर्गेनिजम्स के मिलियंस ऑफ ईयर्स डिकम्पोजिशन से बना है। तो इस तरीके से ये नॉन लिविंग हो जाएगा और लिविंग हो जाएगा बायोटिक के अंदर। फिर हमारा एबायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स मतलब कि नॉन लिविंग बीइंग से डिराइव्ड है, इसमें कोई लिविंग बीइंग्स का ऑर्गेनिक कोई उसमें ये नहीं, जैसे मेटल्स हो गया हमारे, मतलब मिनरल रिसोर्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब जो है एबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन, ठीक, बेस्ड ऑन द सोर्स, ये बायोटिक और एबायोटिक में आप इसको बांट सकते हो, राइट। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब हम किस लेवल पे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर भी रहे हैं कि नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, इस बेसिस पे रिसोर्स को भी आप बांट सकते हो। जैसे पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स। रिसोर्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो हैं बट हम उनको अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग, लेकिन कल को हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है यूटिलाइज करने की। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और डेवलप कर लेंगे तो उसको हम पूरे अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टिल नाउ। तो वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अब जैसे इंडिया में ले लो एग्जांपल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बहुत ही हाई पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, मतलब कि एनर्जी रिसोर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसोर्स का ह्यूज पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, लेकिन प्रेजेंटली हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उतने ज्यादा डैम्स नहीं बनाए हैं, राइट। तो वो रिसोर्स जो अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है बट वो चाहे तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। तो उसमें एग्जांपल आपका रनिंग वाटर जो स्ट्रीम में होता है, इसको आप पोटेंशियल रिसोर्स को आपका होगा। क्यों? क्योंकि आप जितना ये आप यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सनलाइट को ले लो, सोलर एनर्जी की हाई पोटेंशियल है हमारे पास, ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट प्रेजेंट लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन वो बहुत कम है।
तो जो लेवल हम नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, जो अमाउंट हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। फिर हमारा आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स जो हम करेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको कि हम प्रोड्यूस करके हम अपने मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं टेक्निकल नॉलेज के हेल्प से, तो इसको बोलते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे जितने भी डैम्ड वाटर है, पानी को डैम से रोक के और उसके बाद हम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, दे आर व्हाट, डेवलप्ड रिसोर्स। कोल माइंस जहां से कि हम कोल निकाल रहे हैं, वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स है। तो ये डेवलप्ड रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स भी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। फिर हमारा तीसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ यूटिलाइजेशन। अब जो डेवलप्ड रिसोर्स हैं जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको जो हम किस फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब या फिर जो रिसोर्स है उसको हम किस फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, खाने के लिए यूटिलाइज करेंगे या फ्यूल के लिए यूटिलाइज करेंगे या मिनरल के रूप में यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से रिसोर्स जो है तीन भागों में आप बांट सकते हो, फूड रिसोर्स, फ्यूल रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स। तो यह भी एक तरीका हुआ रिसोर्स के बांटने का, फूड रिसोर्स, फ्यूल रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स। जब आप किसी भी रिसोर्स को खुद को पोषण करने के लिए फॉर द न्यूट्रिशन एंड फूड आप यूज कर रहे हो, तो फूड रिसोर्स आ जाएगा। जैसे कि फिश को आप क्या यूज करते हो, फूड रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका लाइव स्टॉक, मीट क्या यूज कर रहे हो, फूड के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे लैंड को आप यूज करते हो कल्टीवेशन के लिए, तो वो भी एक तरह से फूड रिसोर्स हो जाएगा, जो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। फिर हमारा फ्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, तो फ्यूल के लिए रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब फ्यूल रिसोर्स हो जाएंगे जो फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। इवन कि हम एग्रीकल्चर में भी अगर हम बायोडीजल कल्टीवेशन करते हैं तो वो भी हमारे लिए फ्यूल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा, तो वो फ्यूल रिसोर्स हो गया। मिनरल रिसोर्स हो गया, जैसे कि आपका मेटालिक ओर्स, मेटालिक आयरन ओर, कॉपर, जिंक, ये सब जितने सारे आपके मिनरल्स हैं, चाहे आप नॉन मेटालिक में भी लाइमस्टोन ले लो, तो ये सारी चीजें हमारे मिनरल रिसोर्स में आएंगे, राइट। तो मिनरल रिसोर्स, फ्यूल रिसोर्स एंड फूड रिसोर्स, ये बेस्ड ऑन द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन, कि आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, इस बेसिस पे ये आपका होता है, राइट। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ expected duration of availability, on the basis of origin, biotic, abiotic, on the basis of utilization, potential developed, on the basis of modes of utilization, food, fuel और mineral resource। ठीक है, I hope you are getting this point, my point। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के रिसोर्सेस की। अभी तक जो हमने बात करी है वो रिसोर्स के कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन की बात करी है, कि रिसोर्स होता क्या है, किसे रिसोर्स कहते हैं और उसके किन किन भागों में हम क्लासिफाई करते हैं, ये अभी तक हमने देखा है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि रिसोर्स जो होता है हमारा, कौन कौन से रिसोर्स हैं वर्ल्ड में, राइट, और कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनका क्या फीचर्स है और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। तो हर रिसोर्स के बारे में हम उसके फीचर्स, उसके सिग्निफिकेंस एंड उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज हम जो है मेजरली देखेंगे। जैसे ये हमारा आयरन हो गया, मिनरल रिसोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है वो हमारा आयरन ओर होता है, राइट। तो ये आयरन ओर जो है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम जो है आयरन को एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेटालिक मिनरल है, ये एक हार्ड होता है, और ये जो है हार्ड होता है, उसके बाद आपको डक्टाइल होता है, उसके बाद आपको इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यूज कर सकते हो टू क्रिएट स्ट्रेंथ, राइट, इन द बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो इसके मल्टीपल यूज हैं आयरन ओर के, और वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड मिनरल रिसोर्स ओवर द अर्थ है, राइट। और सबसे पहले से, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी भी काफी हाई है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। बट आयरन ओर अपने आप में डिफरेंट टाइप्स का होता है। हर तरह का आयरन ओर जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर इटसेल्फ। ये Fe2O3, Fe3O4, ये सारे चीज डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ आयरन ओर होता है। ये ओर के फॉर्म में पाया जाता है। ओर क्या होता है? ओर इज द एक्चुअल मिनरल। इस ओर को हम प्रोसेस करके और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो आयरन ओर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनके प्रोसेसिंग के थ्रू हम आयरन मेटल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर। जैसे कि आपके कौन कौन से हो जाएंगे? मैग्नेटाइट होते हैं, आपको हेमेटाइट होते हैं, उसके बाद आपको लिमोनाइट होते हैं, सीडराइट होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स हुए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सुपीरियरिटी।
तो वन बाय वन हम देख लेंगे कि क्या मैग्नेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या होता है, क्या फीचर होता है, लिमोनाइट, सिडराइट क्या होता है, और उसके बाद जो है हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो मैग्नेटाइट की एक एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है। मैग्नेटाइट इज द वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। इसकी जो फीचर होती है वो मैग्नेटिक क्वालिटीज इसकी बहुत एक्सीलेंट होती है, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होता है। ये जनरली इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। इग्नियस रॉक से ही जनरली मेटल्स हमें मिलते हैं, खासकर आयरन मिलता है, ठीक। इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है, वोल्केनिज्म से बनता है, राइट। तो इग्नियस रॉक्स में मोस्टली पाए जाते हैं और ये ज्यादातर ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का होता है। ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, राइट। और इसकी जो आयरन कंटेंट है वो हाई होती है, 72% या उससे भी ज्यादा, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर बोलते हैं। 72% आयरन कंटेंट इसमें होता है, इसमें इंप्योरिटीज कम होती है, राइट, मैग्नेटाइट में। ये ज्यादातर आपको पाया जाता है यूराल माउंटेन में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्वीडन में, यानी आपको यूरोपियन माउंटेन्स में ये ज्यादा पाया जाता है, ये मैग्नेटाइट ओर, राइट। फिर हमारा आता है दूसरा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है इसमें भी आयरन कंटेंट हाई होता है, अराउंड 70% होता है, ठीक है। लेकिन ये रेडिश कलर का होता है, ये इसकी तरह डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का नहीं होता है, ये रेडिश कलर का होता है। आयरन कंटेंट इसमें भी हाई होता है और ये ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं स्टील प्रोडक्शन में। स्टील प्रोडक्शन में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स ज्यादा बनाते हैं मैग्नेटाइट से, ठीक। ये ज्यादातर आपको यूएसए में पाया जाता है, यूएसए में एप्लेसियन रीजन में पाया जाता है, एप्लेसियन माउंटेन के पास लेक सुपीरियर रीजन में पाया जाता है, ठीक। रसिया में भी पाया जाता है, यूराल रीजन में, यूके में पाया जाता है, स्वीडन, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, हर जगह पाया जाता है, चाइना में भी ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, दो तरह के हो गए। बेस्ट क्वालिटी हो गया मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट। तीसरा हम बात करते हैं लिमोनाइट और सिडराइट की। लिमोनाइट जो होता है इंफीरियर आयरन ओर इसको बोलते हैं। इसकी जो आयरन कंटेंट होती है वो कम होती है, मात्र 60% होती है आयरन कंटेंट, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ज्यादातर पाया जाता है, इग्नियस रॉक्स में नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स में ज्यादा पाया जाता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, ये आयरन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, ज्यादातर यूएसए और ब्राजील में इसको पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद होता है सिडराइट। ये जो होता है सबसे पुअर क्वालिटी होता है, मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी, ओनली 40% आयरन कंटेंट होता है, इसमें सबसे कम होता है, पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है, राइट। इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं और कई बार इसको माइनिंग करना इकोनॉमिकली अनवायबल होता है। समटाइम्स इट इज इकोनॉमिकली अनवायबल टू माइन दिस सिडराइट, राइट। येलो टू लाइट ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, आपको ये इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन में ये मिल जाएंगे, राइट। तो ये हो गया 4 तरह के आयरन ओर, कोई दिक्कत। अब फिर बात करते हैं हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के आयरन ओर के। वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, मेनली प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। देखो जब भी हम बात करते हैं ना तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात करते हैं, एक रिजर्व और एक प्रोडक्शन। मतलब कि कहां पे आयरन ओर का रिजर्व ज्यादा है और कहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो हम यहां बात मेनली प्रोडक्शन की करेंगे रादर देन रिजर्व की बात करेंगे, क्योंकि रिजर्व जो है एक रिलेटिव बड़ा ही मतलब कांस्टेंट नहीं होता है। कहीं पे रिजर्व जो है मानते हैं कि बहुत ज्यादा है, कहीं पे प्रूवन है, कहीं पे अभी उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन चल रहा है, राइट। तो रिजर्व की आप जब देखोगे तो आपको काफी मिसलीडिंग या काफी मतलब चेंज मतलब डिफरेंट आपको डेटा स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। लेकिन प्रोडक्शन की जब भी आप देखोगे तो मोर और लेस एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऑन प्रूवन आपको फैक्ट मिलेंगे। तो इसलिए हम प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर की बात करेंगे, चाहे जो भी हम मिनरल्स की बात करेंगे, जो भी रिसोर्स की बात करेंगे, उसके प्रोडक्शन लेवल पे हम देखेंगे कि कहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कहां पे कम होता है, किन किन रीजन्स में प्रोड्यूस होता है, ये मुझे मेनली देखना है, राइट। तो हम वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करते हैं आयरन ओर के। तो सबसे जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए, इन सब रीजन्स में ये मेनली जो है प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का। मेनली ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर ब्राजील, चाइना, इंडिया, रसिया, ये सब रीजन्स में इसकी प्रोडक्शन होती है। ऑस्ट्रेलिया में ये मेनली जो प्रोड्यूस होता है वो पिलबाड़ा और ब्रोकन हिल रीजन में होता है, पिलबाड़ा एंड ब्रोकन हिल रीजन में, राइट। फिर हमारे ब्राजील में ये मिनास गेरास और इटाबेरा माउंटेन रेंजेस में आपको ज्यादातर मिलेंगे। मिनास गेरास रीजन है साउथ ईस्टर्न ब्राजील में, और ये इटाबेरा माउंटेन रेंजेस है, यहां पे ब्राजील में आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेंगे आपको आयरन ओर के।
फिर आपको चाइना में आपको मिलेगा मंचूरिया रीजन में, मंचूरिया रीजन में आयरन और काफी प्रोडक्शन होता है। फिर आपको सांटुंग पेनिनसुला रीजन में मिलेंगे, आपको सांटुंग पेनिनसुला रीजन में भी चाइना का मिलता है। सांसी रीजन में मिलेगा आपको, बीजिंग रीजन में मिलेगा, और हवांगो रिवर के भी आपको अपर वैलीज में आपको काफी मिलेंगे आयरन ओर। तो ये हो गया आपका किसके प्रोडक्शन हो गया आयरन ओर का। फिर हम इंडिया में बात करेंगे तो हमारा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, ये सब मिला के आपको 50% से ज्यादा जो है आयरन ओर का ये होंगे। उड़ीसा कंट्रीब्यूट करता है अराउंड आपको 50% से भी ज्यादा टोटल प्रोडक्शन, राइट। अब इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है आयरन ओर का, तो ये हमारा हो गया आयरन ओर के लिए। फिर रसिया में आप देखोगे तो यूराल माउंटेन जो है उसके रीजन में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे आयरन ओर। उसके बाद कुजनेट्स रीजन में भी आपको मिलेंगे। यूएसए में जाओगे तो लेक सुपीरियर रीजन है और साउथ एप्लेसियन रीजन है, तो लेक सुपीरियर और साउथ एप्लेसियन रीजन में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आपको आयरन ओर। तो ये मेन वर्ल्ड के मेजर रीजन है आयरन ओर के। कंट्री वाइज आपने देख लिया, फिर कंट्री में भी ये सब हल्का फुल्का याद रखना कि पिलबाड़ा रीजन, ब्रोकन हिल रीजन, इनमें आपको मिलता है। मिनास गिरास, इटाबेरा माउंटेन रीजन, इन सब रीजन में मिलता है। फिर चाइना में आपको मंचूरियन रीजन, सांटंग, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का याद रखना है। बहुत ज्यादा कंट्रीज नहीं, लेकिन 4-5 कंट्रीज के जो रीजन है ना उनको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है उन फ्यू मेटल्स में आता है जो नेचर में डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में आपको मिलता है। यूजेबल फॉर्म में मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कॉपर को, राइट। तो इस फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे गोल्ड भी आपको उसी फॉर्म में मिलता है, यूजेबल फॉर्म में मिलता है। आयरन और जैसे आपको यूजेबल फॉर्म में नहीं मिलता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज मिलती है आयरन की, एल्यूमिनियम की, आपको उसको काफी प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसके वेट बहुत कम होते हैं, उसके बाद जो है मेन आयरन निकलता है। बट कॉपर भी उन फ्यू मेटल्स में आता है जो कि नेचर में डायरेक्टली यूजेबल मेटालिक फॉर्म में मिलते हैं। इनको नेटिव मेटल्स इसलिए बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटल होते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो बहुत हाई होती है, राइट। और इसके एलॉय जो है, यही कारण है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं कॉपर के। तो कॉपर के फीचर्स क्या होता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी काफी हाई होती है, और इसकी वजह से जो इसका यूज होता है, जो यूटिलिटी होता है, आपको कहां कहां होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में आपको ज्यादातर मिलेगा। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी। फिर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी बहुत आपको मिलेगा, ड्यू टू इसकी डक्टिलिटी जो है ज्यादा होने की वजह से आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसको आपको बहुत देखने को मिलेंगे कॉपर का यूटिलिटी। फिर अलॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी आपको कॉपर होता है, ब्रोंज, ब्रास, ये सब कॉपर अलॉय जो होते हैं वहां पे भी होता है। फिर यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्रीज होता है, जैसे बहुत सारे कप्स, प्लेट्स, ग्लास जो है कॉपर के बनाए जाते हैं, जो अच्छा मानते हैं कि उसमें आप ग्लास में पानी पियोगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ना बहुत सारे अभी आजकल फैशन में भी चला है कॉपर यूटेंसिल्स का यूज करना, तो इसलिए यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी कॉपर का काफी यूटिलिटी है। तो ये यूजेज हो गए कॉपर के। अब हम कॉपर के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको चिली में आपको मिलेगा कॉपर काफी अमाउंट में, इनफैक्ट चिली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। मेजर साइट्स जो है चिली के वो एंडिस माउंटेन्स और एल साल्वाडोर माइंस हैं, जो कॉपर के माइंस है मेनली चिली में, राइट। तो ये चिली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इनफैक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। दूसरे में आता है पेरू। पेरू में आपको एंटामिना माइन है एंडिस माउंटेन्स में, वहां आपको काफी कॉपर के प्रोडक्शन मिलते हैं। और उसके साथ साथ एस्पिनार प्रोविंस भी है पेरू में, वहां भी आपको काफी कॉपर के प्रोडक्शन आपको मिलेंगे। तो पेरू इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो कॉपर आपको जनरली दिख रहा है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिल रहा है। फिर आपको आता है चाइना का नंबर। चाइना जो है उसमें जियांगसी रीजन ऑफ चाइना में कॉपर आपको मिलता है, जियांगसी रीजन में काफी कॉपर मिलेगा। यूएस में भी कॉपर मिलता है, एरिजोना में, एरिजोना स्टेट जो है वो लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग स्टेट है, उसमें आपका यूएसए का। नेवाडा में भी मिलेगा, न्यू मैक्सिको में, मिशिगन स्टेट में। तो ये सब यूएस के रीजन से जहां आपको कॉपर मिलता है। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और ईस्टर्न माउंटेन्स में, दोनों जगह पे आपको ऑस्ट्रेलिया में कॉपर मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, राइट, और ईस्टर्न माउंटेन्स में, ठीक। फिर आपका आता है रसिया। रसिया में यूराल माउंटेन। जब भी आप यूराल माउंटेन को देखोगे ना, तो यूराल माउंटेन इज अ मिनरल रिच माउंटेन रीजन। बहुत सारे मिनरल्स आपको यूराल माउंटेन मिलेंगे, आयरन मिलेगा, कॉपर मिलेगा। तो यूराल माउंटेन में भी मिलेगा, कोला पेनिनसुला पे भी मिलेगा, और वोल्गा बेसिन में भी मिलता है। वोल्गा रिवर की जो बेसिन होती है वहां भी कॉपर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट, रसिया में। तो दीज आर द रीजन्स फॉर द कॉपर, ओके। अब बात करते हैं हम बॉक्साइट की।
बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसे हम बॉक्साइट बोलते हैं। तो बॉक्साइट ओर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्राइमरी सोर्स होता है। ये जनरली आपको लेटराइट सॉइल में मिलता है। लेटराइट सॉइल के एक्सेसिव लीचिंग से फिर क्या होता है, आपका बॉक्साइट मिलता है। लेटराइट सॉइल येलो कलर का जनरली होता है ये, और जब वेट क्लाइमेट में, खासकर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो एक्सेसिव लीचिंग होगी, तो उस लीचिंग की वजह से ये जो है बॉक्साइट ओर्स मिलते हैं। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जो ओर जो है केमिकली प्रोसेस किया जाता है उसको, तो हमें अल्युमिनियम ऑक्साइड मिलते हैं, और फिर उसको स्मेल्टिंग की जाती है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करके जब हम अल्युमिनियम ऑक्साइड को स्मेल्टिंग करते हैं, तब जाके अल्युमिनियम मेटल मिलता है हमको। तो Al2O3 पहले जो है हम पाते हैं कैसे, तो केमिकल प्रोसेसिंग से Al2O3 मिलता है, बॉक्साइट के केमिकल प्रोसेसिंग से। और उसके जब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से जब हम स्मेल्टिंग करते हैं, तो हमें Al अल्युमिनियम मेटल जो है फॉर्म में मिलता है। तो दिस इज द व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ अल्युमिनियम इन दिस वे, राइट। बॉक्साइट इज द ओर व्हिच इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ, प्राइमरी सोर्स ऑफ अल्युमिनियम। अब फीचर्स क्या होते हैं एल्युमिनियम के? एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये लाइट भी होता है, आपको चिप भी होता है, और टफ मेटल भी होता है। यानी कि ये, इसकी स्ट्रेंथ भी हाई होती है और इसकी वेट जो है बहुत कम होती है। वेट का कम होना और स्ट्रेंथ का हाई होना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, ठीक। तो कोई मजबूत और हल्की चीज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम एल्युमिनियम को इस्तेमाल करते हैं, राइट। दूसरी चीज होती है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये। और तीसरा होता है कि ये रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है। आयरन की तरह ये कोरोड नहीं हो जाता है इजीली, इसकी कोरोजन जल्दी नहीं होगी, जंग नहीं पकड़ेगा जल्दी, तो इसलिए ये रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है, राइट। तो ये मेन जो है इसके फीचर्स होते हैं। अब इस फीचर्स की वजह से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम में काफी ज्यादा है। जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ले लो, एयरक्राफ्ट या ऑटोमोबाइल या रेल वैगन्स, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में जो हमें टूल्स चाहिए होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमें चाहिए होता है, उसमें क्या चाहिए आपको? एक तो कि लाइट चीजें हो ताकि कम एनर्जी लगेगी उसको पुश करने में, उसको ड्राइव करने में, और साथ ही साथ स्ट्रांग हो कि कहीं वो टूटे नहीं, कहीं वो मतलब डिसमेंटल ना हो कहीं से भी। तो ये होता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हमें चाहिए, क्योंकि लाइट मटेरियल चाहिए, तब तो हवा में वो लिफ्ट मिलेगा। फिर ऑटोमोबाइल और रेल वैगन्स में भी हम और एल्यूमिनियम को काफी यूज करते हैं। तो दिस इंडस्ट्रीज में इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। और चूंकि इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी यूज होता है। वायर्स को प्रोड्यूस करने में ना हम एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं। अब देखोगे जो मेजर वायर्स होते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम का यूज होता है। फिर हमारा जो है लाइट वेट डोर्स या विंडोज बनाने में भी इसको यूज करते हैं। जैसे ये सब आपके डोर्स विंडोज आजकल देखोगे कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, घर में भी इवन हम लोग एल्युमिनियम का जो है डोर्स बनाते हैं, तो कि वो लाइट होता है, राइट, और लाइट के साथ साथ स्ट्रांग भी होता है। और दूसरी बात है कि हम एल्युमिनियम पेंट का यूज करते हैं हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स और मिरर्स के लिए। हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स या मिरर्स में भी हम एल्युमिनियम पेंट का यूज करते हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन अच्छा हो, राइट। तो ये सारी चीजें। फिर हम एल्युमिनियम फॉयल का भी यूज करते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी एल्युमिनियम का काफी रोल होता है, एल्युमिनियम फॉयल की फॉर्म में। तो दैट इज द रीजंस, दैट इज द ऑल द थिंग्स, राइट। फिर हमारा देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं एल्युमिनियम के, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्युमिनियम अराउंड द वर्ल्ड। आपको मेनली एल्युमिनियम डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पे? सबसे ज्यादा चाइना में आपको एल्युमिनियम मिलेगा। ये 2019 का डेटा है, अभी तक ये वैलिड है। चाइना में सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है एल्युमिनियम का वो इंडिया है। हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रिजर्व की नहीं, हमेशा इस बात में कंफ्यूज मत होना। फिर हमारा आता है रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्युमिनियम है, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्युमिनियम। अब हम थोड़ा सा कंट्रीज का देख लेते हैं कहां कहां होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मेनली आपको केप पार्क पेनिनसुला मिलेगा, क्वींसलैंड प्रोविंस में। केप पार्क पेनिनसुला ऑफ क्वींसलैंड प्रोविंस आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ये आपको नॉर्दर्न प्रोविंस होता है ऑस्ट्रेलिया का। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन में मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स में मिलेगा, लेकिन यहां जो है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ बॉक्साइट मिलता है। जो क्वालिटी होती है वो बहुत सुपीरियर नहीं होती, इंफीरियर होती है। फिर चाइना में हम देखेंगे तो हुनान प्रोविंस, जो इसकी हुनान प्रोविंस है चाइना का, वहां पे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा बॉक्साइट। उसके बाद फिर आपको यूनान प्रोविंस एंड सिचुआन प्रोविंस, यूनान, हुनान और सिचुआन, ये तीनों प्रोविंसेस चाइना के जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एल्युमिनियम के अराउंड द वर्ल्ड।
तो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर चाइना है, इनफैक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और चाइना में कौन कौन से रीजन होंगे? हुनान प्रोविंस, यूनान प्रोविंस और सिचुआन प्रोविंस। तो ये तीनों का आप नाम याद रखेंगे। इंडिया में कहां होता है? कोरापुट। कोरापुट कहां है? कोरापुट, बोलांगीर, ये सब जो है उड़ीसा में है। तो कोरापुट में मेजर प्रोडक्शन होता है अल्युमिनियम का। फिर जबलपुर मध्य प्रदेश में भी होता है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में होता है, सलेम होता है, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका होता है। तो दीज आर द रीजन्स। इंडिया में तो हम डिटेल में बात करेंगे स्टेट वाइज, स्टेट किस स्टेट में कौन से रीजन में होता है। तो फर्दर जो है अभी हम ये समझते हैं कि ये पूरे रीजन्स जो है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। रसिया में भी जाओगे तो रसिया में आपको यूराल रीजन में आपको मिलेगा, वोल्गा बेसिन में मिलेगा, बॉक्साइट काफी मिलेंगे वहां पे, राइट। तो दीज आर द रीजन्स, राइट। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। फिर अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड कहां मिलता है? गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म। गोल्ड अपने प्योरेस्ट फॉर्म में उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, साथ साथ सॉफ्ट भी होगा, मेलिएबल भी होगा और डक्टाइल मेटल भी होगा, राइट। तो इसकी डेंसिटी भी हाई होगी, इवन आयरन से भी डेंस होगा। फिर सॉफ्ट भी होगा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, इसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है तब जाके आपको ज्वेलरीज बनते हैं, राइट। अदरवाइज इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें काफी सॉफ्ट होते हैं। यू कैनॉट यूज इट टू मेक द ज्वेलरीज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। मेलिएबल, डक्टाइल होता है। डक्टाइल होने की वजह से आप जो है एक ग्राम 2 ग्राम का भी आपका रिंग बन जाता है इतना बड़ा। तो क्यों? क्योंकि ये डक्टाइल होता है, ठीक। इट इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट, और इसकी वजह से जो है इसका जो है वैल्यू है। ये लीस्ट रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट्स है, मतलब सालों साल तक आप गोल्ड को रखोगे तो चमकता रहेगा। क्यों चमकता रहेगा? क्योंकि ये मॉइस्चर से, एयर से, गैसेस से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसके कलर फेड नहीं हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये होता है। और ये कॉपर की तरह फ्री एलिमेंटल स्टेज में पाया जाता है। फ्री एलिमेंटल स्टेज मतलब कि आप जिस फॉर्म में पाया जा रहा है उसी फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसको आपको प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस जैसे कॉपर में पाया जाता था, तो ये भी एक तरह का नेटिव मेटल होता है, राइट। और ये ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? तो अलुवियल डिपोजिट्स, जैसे हम प्लेसर डिपोजिट्स बोलते हैं, प्लेसर डिपोजिट्स में आपको खासकर मिलेंगे। या फिर रॉक कंटेनिंग रॉक्स होते हैं जिनको ऑरिफेरस रॉक्स बोलते हैं, वहां भी आपको गोल्ड मिलते हैं। तो ऑरिफेरस रॉक्स या प्लेसर डिपोजिट्स में आपको मेनली गोल्ड मिलता है, ठीक। तो ये हो गया गोल्ड का। अब इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं गोल्ड के। वर्ल्ड में गोल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको रसिया में प्रोडक्शन होता है गोल्ड का। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रसिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। सॉरी, रसिया नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई रिपीट, चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। चाइना के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर, फिर आता है रसिया, यूएसए और कनाडा। तो ये जो 5 लीडिंग कंट्रीज हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें चाइना कम्स फर्स्ट, देन ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएसए और कनाडा। यूएसए में कहां कहां होगा? तो कैलिफोर्निया के वैली ऑफ रिवर्स ऑफ कैलिफोर्निया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ डकोटा में। तो ये यूएसए का जो रीजन है, कैलिफोर्नियन वैली में जो भी रिवर्स है वहां पे उधर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2 मेजर रीजन है, कालगुडली और कुलगार्डी। वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कालगुडली और कुलगार्डी माइंस हैं, ये मेजर गोल्ड के माइंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलते हैं। उसके बाद सेंट मार्गरेट और किम्बरली भी है वेस्टर्न प्रोविंस में, वहां भी आपको गोल्ड माइंस है, सेंट मार्गरेट एंड किम्बरली प्रोविंस। फिर बेंडिगो और बलारत ऑफ विक्टोरिया जो प्रोविंस है, इसमें भी आपको मिलेंगे गोल्ड। चाइना में मेनली ये यांगटे कियांग और हवांगहो रिवर वैलीज में मिलते हैं, और यूनान और मंचूरिया में भी मिलेंगे। तो मेनली यांगटे कियांग और हवांगहो रिवर वैलीज में आपको मिलेंगे गोल्ड, और यूनान और मंचूरिया में भी आपको मिलेंगे गोल्ड। तो ये हल्का फुल्का आपको याद रखना है। यूनान, मंचूरिया, ये सब बड़ा ही रिसोर्स रिच रीजन है। हवांगहो रिवर वैली जो है वो बहुत रिसोर्स रिच रीजन है, इतना इसमें रिसोर्स है कि कोई आपको रिसोर्स चाइना में पूछेगा तो आप ब्लाइंडली भी मार सकते हो कि हाँ यहाँ मिलेगा, मोस्ट ऑफ द रिसोर्स मिलते हैं। कनाडा में आपको फ्रेजर रिवर वैली है, लाइक क्लोंडिक रिवर वैली है, ये सब जगहों पे आपको गोल्ड मिलेंगे कनाडा में। तो ये गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड हो गया आपका। साउथ अफ्रीका पहले टॉप पे करता था, बट साउथ अफ्रीका धीरे धीरे प्रोडक्शन में नीचे चला गया। तो ये हमारा मेन जो है वो मिनरल रिसोर्स थे, खासकर मेटालिक मिनरल रिसोर्स जो हमें मिलते हैं। अब इसके अलावे हम जो है एनर्जी रिसोर्स को देखेंगे कि एनर्जी रिसोर्स में कौन कौन से हैं, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्स हैं, कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, राइट। अब आते हैं हम एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड।
एनर्जी रिसोर्सेज में मेन जो एनर्जी रिसोर्स है, जो लार्ज चंक ऑफ पूरा एनर्जी कंजम्पशन का पार्ट होता है, वो होता है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्स में मेनली जो हम आज देखेंगे कोल को और पेट्रोलियम को देखेंगे कि कोल का और पेट्रोलियम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, कितने तरह के कोल पाए जाते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें। देखो, कोल जो है एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक हुआ, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक हुआ, ठीक, जो लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट के सबडक्शन की वजह से बनता है। जब कोई डेंस ग्रीन फॉरेस्ट जो है अर्थ के अंदर सबडक्ट कर गया और सबडक्शन के बाद उसका डिकम्पोजिशन एंड मेटामॉर्फिज्म के बाद जो है जो बनता है वो कोल बनता है, राइट। तो कोल इज ए हार्ड सेडिमेंट्री रॉक विच इज फॉर्म ड्यू टू द सबडक्शन ऑफ लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कोल। कोल की क्या खासियत होती है कि वो जितना पुराना होगा, सबडक्शन जितना पहले हुआ होगा, जो क्वालिटी ऑफ कोल होगी वो उतना ज्यादा होगी। अगर वो रिसेंट का सबडक्शन होगा, रिसेंट का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा और कार्बन कंटेंट कम होगा। तो ऐसे कोल को आप यूज करोगे तो एनर्जी आपको हीट कम मिलेगा और धुआं ज्यादा मिलेगा, राइट। जैसे कि आपका पिट कोल हुआ, लिग्नाइट कोल हुआ, ये सब क्या हो गए। लिग्नाइट कोल जो होता है पुअर क्वालिटी कोल होता है, जिसमें कि आपका आयरन कंटेंट जो है वो 60% के करीब में या उससे भी कम होता है। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि हीट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो लिग्नाइट कोल जो है उस समय बनता है जब रिसेंट में कुछ मिलियन ईयर्स पहले जब सबडक्शन की वजह से बना हो। जो बहुत पहले सिलुरियन टाइम में, डेवोनियन टाइम में, कार्बोनिफेरस टाइम में जो सबडक्शंस हुए थे, उस टाइम के जो फॉर्मेशन है कोल्स के, उनके आयरन, उनके कार्बन कंटेंट जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं, मोर देन 80%, 90%। इसलिए जो है गुड क्वालिटी कोकिंग कोल, जिसको एंथ्रासाइट कोल, ये सब जो है उस समय के प्रोडक्शन होते हैं। फिर हमारे जो बिटुमिनस कोल होता है वो ज्यादातर आपको गोंडवाना टाइम में, सबडक्शन के टाइम में बना है इंडिया में। तो इस तरह से कोल जो है कई तरह के होते हैं और इसकी जो मेनली यूज हम करते हैं कोल को, वो पावर जनरेशन में यूज करते हैं और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है उसको हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू मेल्ट द मेटल्स। अगर उस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गुड क्वालिटी कोल ही दे सकता है। जबकि पावर जनरेशन में हमें थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग जो है सब कैटेगरी, सब क्वालिटी के कोल को भी हम यूज कर सकते हैं, बिटुमिनस को भी हम यूज करते हैं पावर जनरेशन में। लेकिन मेटलर्जिकल कोल जो है, कुकिंग कोल जिसे बोलते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी कोल होना चाहिए जो कि हम मेटलर्जी इंडस्ट्री में यूज करेंगे, राइट। अब कोल का जो रिजर्व है वो ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व से 6 टाइम्स ज्यादा होता है अर्थ पे। अब टाइप्स ऑफ कोल, वर्ल्ड में कितने तरह के कोल होते हैं, तो ये जो टाइप्स ऑफ कोल होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। जिस भी कोल में कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा वो बेस्ट क्वालिटी कोल कहलाएगी। और इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और कार्बन कंटेंट, वी हैव डिवाइडेड कोल इनटू 4 टाइप्स। 4 तरह के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो चारों को हम देख लेते हैं। ये पीट है, पीट मतलब कि पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, राइट। इसमें 60% से भी कम कार्बन होता है, इसमें इंप्यूरिटी ज्यादा होती है, धुआं ज्यादा छोड़ेगा और हीट कम देगा। लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से कि स्मोक और पॉल्यूशन होता है, तो ये पिट होता है। जनरली इसको कोल कई बार मानते ही नहीं है पिट को। तो ये हो गया एक कोल। फिर होता है एक लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है इसको ब्राउन कोल बोलते हैं और लोअर ग्रेड कोल बोलते हैं। लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन होता है और रेस्ट मॉइस्चर एंड सल्फर, पॉल्यूशन ये सब होता है। ये डार्क टू ब्लैक ब्राउन कलर होता है और इसकी मॉइस्चर कंटेंट जो है ज्यादा होती है। तो ये भी एक तरह का पुअर क्वालिटी कोल हुआ। इसको जो है हम जनरली इस इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कम करते हैं, लोकल लेवल पे ज्यादा यूज करते हैं ऐसे कोल्स को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपको बिटुमिनस कोल। ये सॉफ्ट कोल होता है और मोस्ट वाइडली अवेलेबल यही होता है। ज्यादातर जो कोल फॉर्मेशन मिलेंगे आपको वो बिटुमिनस कोल मिलेंगे। ये 70 to 85% कार्बन होता है, डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ब्लैक कलर का होता है। और ये जो है प्रोडक्शन ऑफ कोक और गैस के प्रोडक्शन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। या फिर हम इसको थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूटिलाइज करते हैं। तो ये हो गया हमारा बिटुमिनस कोल। और जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है वो हमारा एंथ्रासाइट कोल होता है, जो हार्ड कोल जिसे बोलते हैं। ये हार्ड होता है, 80 to 90% जो है वो कार्बन होता है। ये सबसे पुराना होता है, ओल्ड फॉर्मेशन, ओल्डेस्ट फॉर्मेशन होता है ये। जितना टाइम आप कोल्ड फॉर्मेशन को लगेगा दोगे उतना ही गुड क्वालिटी कोल बनेगा। तो ये बेस्ट क्वालिटी कोल है, तो ये सबसे पुराना कोल होता है अर्थ पे। हार्ड होता है, 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है, वेरी लिटिल वोलेटाइल मैटर, जैसे मॉइस्चर या अदर जो मैटर्स है वो बहुत कम होते हैं।
ठीक है, ये लेस लॉस ऑफ हीट एंड हाईली एफिशिएंट, इसलिए इसको हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज करते हैं, कुकिंग कोल के रूप में इसे हम यूज करते हैं, राइट, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो ये हमारा जो है एंथ्रासाइट कोल होता है। ज्यादातर इंडिया में एंथ्रासाइट कोल नहीं पाया जाता है, मैक्सिमम जो है बिटुमिनस कोल ही पाया जाता है। वेरी लो अमाउंट ऑफ एंथ्रासाइट कोल इंडिया में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़े बहुत, ना के बराबर। 90% से ज्यादा इंडिया में जो कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस कोल पाया जाता है, इसलिए हमारे स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो इंपोर्ट ऑफ कोल पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। हमारे यहाँ गुड क्वालिटी जो है कुकिंग कोल नहीं पाया जाता है जो हम यूज कर सके अपने स्टील इंडस्ट्रीज में। अब हम बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के। वर्ल्ड में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीडिंग प्रोड्यूसर में चाइना जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, टॉप प्रोड्यूसर है कोल का। चाइना में आपको शांग्सी और शेंगसी जो रीजन है इसमें सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन होता है। फिर आपका मंचूरियन कोल फील्ड भी है, यूनान भी है और हुनान भी है। तो यूनान, हुनान, मंचूरियन और शांग्सी एंड शेंगसी, दीज आर द मेजर कोल फील्ड्स इन चाइना, राइट। और यहां पे सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन होता है चाइना में। सेकंड पे आता है हमारा इंडिया। इंडिया में गोंडवाना कोल फील्ड है और टर्सरी कोल फील्ड है। गोंडवाना कोल फील्ड मतलब कि ये दमोदा सीरीज आप देख रहे हो, महानदी बेसिन देख रहे हो, ये सब जितना भी आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के कोल हैं, ये सब जो है गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं। क्योंकि गोंडवाना टाइम्स में यहाँ पे ह्यूज एक फॉरेस्ट होता था जिसके सबडक्शन की वजह से यहाँ पे रिच कोल डिपॉजिट्स डेवलप हो गए। तो हमारे मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड्स हैं वो यहीं पे होते हैं, राइट। रानीगंज कोल फील्ड आपका दामोदर वैली में, या फिर इधर आपको जितने भी उड़ीसा में कोल फील्ड्स हैं, तालचेर कोल फील्ड्स, तो ये सारी चीजें जो है आपका गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, ठीक। दूसरा जो टाइप ऑफ कोल फील्ड्स इंडिया में होता है वो टर्सरी कोल फील्ड्स है। टर्सरी कोल फील्ड्स जनरली आपको ब्रह्मपुत्रा वैली में मिलेगा, असम के साइड में ब्रह्मपुत्रा वैली में मिलेगा, आपको नीचे तमिलनाडु में नेवेली रीजन में मिलेगा लिग्नाइट कोल। तो वो जो है टर्सरी कोल फील्ड्स होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी आपको टर्सरी कोल मिलेगा। तो मेनली ब्रह्मपुत्रा वैली एंड तमिलनाडु रीजन, नेवेली रीजन में आपको टर्सरी कोल फील्ड्स मिलेंगे। फिर हम यूएसए की बात करते हैं। वैसे इंडिया में हम कोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन रिसोर्सेस में नेक्स्ट क्लास में। फिर हम यूएसए में जो है एप्लेशियन कोल फील्ड्स है, जो एप्लेशियन माउंटेन्स है, एप्लेशियन माउंटेन्स, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। सेंट्रल एप्लेशियन स्टेट्स हैं, केंटकी एंड वर्जीनिया, वहां आपको काफी कोल मिलते हैं यूएस में। फिर आपको गल्फ कोल फील्ड है, गल्फ कोल फील्ड ऑफ टेक्सास, ये भी यहाँ भी आपको काफी कोल मिलते हैं। तो ये मेजर रीजन्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जहां पे कि कोल प्रोडक्शन होते हैं, राइट। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको सिडनी न्यू कैसल कोल फील्ड आपको मिलेगा। सिडनी न्यू कैसल कोल फील्ड इंपॉर्टेंट कोल फील्ड होता है ऑस्ट्रेलिया में। फिर क्वींसलैंड में आपको, विक्टोरिया में, तस्मानिया में, ये सारे रीजन्स जो है कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, राइट। तो ये मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। फिर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यानी पेट्रोलियम। एक्चुअली पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है। क्रूड ऑयल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, राइट। क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको रिफाइनरीज में जाता है और रिफाइनरीज में फिर उसको रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल, इस फॉर्म में हम इसको ये करते हैं, राइट, यूज करते हैं। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, फ्यूल रिसोर्स है वर्ल्ड में, जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है। धीरे धीरे अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, सेल गैस की तरफ जा रहे हैं या फिर अदर रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल क्रूड ऑयल इज अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन आवर वर्ल्ड, राइट। अब इसमें जो है मेन रीजन्स है जहां क्रूड ऑयल आपको मिलता है, वहां पे आपको यूएस है, रशियन फेडरेशन है, सऊदी अरेबिया है, ये मेजर रीजन्स हैं क्रूड ऑयल के। यूएस में आप देखोगे तो मिड कॉन्टिनेंटल ऑयल फील्ड्स है कंसास में। कंसास में का जो मिड कॉन्टिनेंटल ऑयल फील्ड्स है वो एक मेजर लीडिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यूएस में यहां होता है। फिर आपको ओक्लाहोमा एंड नॉर्थ टेक्सास, ओक्लाहोमा ऑयल फील्ड और नॉर्थ टेक्सास ऑयल फील्ड आपको मिलेंगे। फिर गल्फ कोस्टल ऑयल फील्ड्स हैं, गल्फ कोस्टल ऑयल फील्ड्स, रॉकी माउंटेन ऑयल फील्ड्स और लास्ट कैलिफोर्नियन ऑयल फील्ड्स। ये मेजर ऑयल फील्ड्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। आपको याद रखना है कि इन सब रीजन्स में मिड कॉन्टिनेंटल ऑयल फील्ड्स जो है कंसास
रीजन्स में आपको मिलेंगे। ये सबसे लीडिंग जो है कोल फील्ड है वहां का। फिर हम रशियन फेडरेशन में देखेंगे तो वोल्गा यूराल ऑयल फील्ड्स हैं, वोल्गा रिवर और यूराल माउंटेन, ये ऑयल फील्ड्स के रीजन्स हैं, वोल्गा यूराल ऑयल फील्ड्स। कार्पेथियन ऑयल फील्ड्स मिलेंगे, साइबेरियन ऑयल फील्ड्स मिलेंगे, ये रसिया का हो गया प्रोडक्शन के टर्म्स में। फिर हमारा आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया 3rd नंबर पे है, राइट। पहले सऊदी अरेबिया टॉप पे हुआ करता था, बट पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया जो है 3रे नंबर पे चला गया, यूएस टॉप कर गया है, राइट। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रीजन है वो है अबकाक मिनरल ऑयल रीजन, अबकाक मिनरल ऑयल रीजन, और दमन, कतीफ और देहरान, अल देहरान, दमन, कतीफ और अल देहरान, ये मेजर रीजन है, ऑयल फील्ड है, ये मिनरल ऑयल रीजन है सऊदी अरेबिया के, राइट। तो ये सारे जो है वो उनके कम्युनिटी ऑयल रिजर्व से, अबकाक मिनरल ऑयल रीजन जो है वहां का कम्युनिटी ऑयल रीजन है, कम्युनिटी ऑयल फील्ड्स हैं वहां के। तो ये सारे सऊदी अरेबिया के हो गए। यूएसए हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, सऊदी अरेबिया 4थे नंबर पे, इराक आता है, इराक में होता है, राइट। तो ये सब मेजर जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो हमने मिनरल रिसोर्स देख लिया, एनर्जी रिसोर्स देख लिया, राइट। जो हमारा तीसरा फूड रिसोर्स बनता है, और हाँ, और एनर्जी रिसोर्स में कुछ और चीजें हम देखेंगे मिनरल रिसोर्स में, जो न्यू रिसोर्स आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स जो है जिनका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो काफी न्यूज में रह रहा है क्योंकि इसकी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। चाइना जो है सबसे ज्यादा जो है रिजर्व और प्रोडक्शन के टर्म्स में रहता है इसके रेयर अर्थ मेटल्स के, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेल गैस के बारे में, ओशन मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में। तो ये सारी चीजें भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनके फ्यूल रिसोर्स के अंदर में, राइट, क्योंकि ये न्यू रिसोर्स के अंदर आता है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सारे जो है कन्वेंशनल रिसोर्स हैं, जो पहले से हम यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में हम कन्वेंशनल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स को हमने देख लिया, मेजर रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड में देख लिया। ये सारी चीजें जो हमने आपको डिस्कस की है, जो नाम मेंशन किए हैं, उन नाम को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब चीजें ना कई बार आपको प्रीलिम्स में पूछ दिए जाते हैं। मेंस में तो चलिए बहुत ज्यादा इसकी यूटिलिटी नहीं है इतने फैक्ट्स को याद रखने के लिए, लेकिन प्रीलिम्स में कई बार ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यू मस्ट टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे के रिसोर्सेस और इंडियन रिसोर्स की भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।